धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की पैरी सत्संग जी, कैसे आप सारे? मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो जैसा कि आप सबको बताया था कि आज चिट्ठियों पर विशेष चर्चा रहने वाली है, तो अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, फिर सीधे मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि 7 चिट्ठियां आपने मालिक के प्रणों ने मुझे भेजी हैं, तो उन पर चर्चा रखते हैं जारी। तो अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना है। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन सतगुरु तेरा आसरा। बलदेव गोटपाल जी, धन सतगुरु तेरा आसरा। रामप्रकाश इंसा जी कनाडा से भाई जी, धन सतगुरु तेरा आसरा। पप्पू राम जी, बहुत बहुत स्वागत, कसम रखदी, बहुत बहुत स्वागत भाई जी। पप्पू राम इंसा जी, अमित चंद जी, रघुवीर जी और जो भी साथी सेवादार जुड़ते जा रहे हैं, सभी को धन सतगुरु तेरा आसरा। मैं जरा अपना ऐनक उठा लूँ, इतने हमारे पत्रकार जी 2 शब्द आपके साथ साझा कर रहे हैं। धन सतगुरु तेरे आसरा। सभी साथ संगत को धन सतगुरु तेरे आसरा भाई। और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। और हमारे बहुत ही पुराने साथी पप्पू राम इंसा जी, जिनको हम अक्सर याद करते रहते, आज जुड़े हुए हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज लाइव प्रोग्राम में मुलाकात हो रही भाई पप्पू राम इंसा जी से। तो सभी भाई से यही अरदास है कि मौसम का भी ध्यान रखें और जो भी सरकारों के नियम हैं उनके मुताबिक भी आप अपना ध्यान रखें और अपनी सेहत का, परिवार का भी ध्यान रखें। और मालिक से यही अरदास है कि आप सभी को खुशियां बख्शे, सभी को इतनी शक्ति बख्शे कि आप जो समाज में बुराइयां हैं उनसे डटकर मुकाबला कर सकें। तो पूराम जी, धन सतगुरु तेरे ही आसरा मैंने पहले बोल दिया था और आगे की कार्रवाई अपने भाई विजेंद्र इंसा जी करेंगे। धन सतगुरु तेरे धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कैसे मालिक के पैरों सारे के सारे आप? उम्मीद करता हूँ पिताजी की दया में रहमत से आप बिल्कुल सारे के सारे ठीक ठाक होने वाले हैं और आप सब पर बेपरवाह जी की अपार दया में रहमत रहे और आप सबको अवतार माह की लख लख बधाइयां, ढेरों ढेर शुभकामनाएं। तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया था कि आप सबसे अपील भी की थी कि भाई आज हम लोग चिट्ठियों पर विशेष चर्चा करेंगे। तो आज हम चिट्ठियां लेकर के जो आप सभी मालिक के पैरों ने मुझे भेजी हैं, खासकर आभार है ललित मिगलानी जी का और एक और सेवादार है हमारे, नाम भूल रहा हूँ, मेरे नाम ध्यान से निकल गया। कल उन्होंने कहा था, मैं बिल्कुल दिमाग से नाम निकल रहा भाई का, मनदीप काजू वाला। उनका विशेष आभार है कि उन्होंने मुझे 7 चिट्ठियों के प्रारूप भेजे हैं और विद डेट्स मैं आपके साथ साझा करूंगा। एक बार दिखा दूं मैं आपको ये सब। डॉक्टर शमसुद्दीन आजाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये चिट्ठियां जो पूज्य पिताजी ने भेजी हैं और मैं उस मैसेज पर भी चर्चा करना चाह रहा था एक बार, जो कल एक वायरल था मैसेज कि भाई इन चिट्ठियों से देश का या सौहार्द या दंगे भड़काने की साजिश की जा रही है, इस तरह का आरोप है। ये खासकर उन लोगों का जो डेरे की एकता और अखंडता से घबराए हुए हैं और जो तथाकथित अपने आप को भक्त कहते हैं, लेकिन वो वाकई क्या है वो आप सब समझ सकते हैं मुझसे बेहतर। लेकिन हकीकत यह है कि जो डेरे सच्चे सौदे को तोड़ने की बात करेगा वो डेरे का अनुयायी कभी हो ही नहीं सकता। बाकी आप कुछ भी कहें, क्या समझेंगे मुझे मतलब नहीं, जब पिताजी को नहीं समझ पाया तो मेरी क्या समझोगे साहब। चलिए, ये पहली चिट्ठी हम इससे चर्चा शुरू कर रहे हैं कि हम भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी खोजिएगा, शायद कि लगे कहीं से इसमें कोई गुप्त संदेश छुपा हुआ दंगे कराने वाला, तो आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। धन सतगुरु तेरा आसरा। ये पहली चिट्ठी है जो कि 7/5/2020 को आई थी, जो प्रकाशित हुई है। और एक जानकारी और देना चाहूंगा आपको कि इन चिट्ठियों से पहले भी लगभग 2018 में भी 17 के लास्ट में और 18 के शुरू में कुछ एक संदेश हम सबको मिले थे कि पूज्य पिताजी ने ऐसा कहा है, पिताजी ने वैसा कहा है, जिसके संदेश आप सबको जानकारी में भी है कि पिताजी ने कहा कि बेटा अगर आप लोग भक्ति योद्धा का प्रसाद लिया और आपको लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। अगर रुक सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप चाहें अपने बच्चों की शादी भी कराना चाहते हैं तो वो भी आप स्टेज के सामने, शाही दरबार में आके शाही स्टेज के सामने आप शादियां अपनी संपन्न करा सकते हैं। ये पिताजी के उस वक्त के वचन है जब इस तरह की चिट्ठी पत्रियां नहीं आती, लेकिन माताजी मिलने जाया करते थे, शाही परिवार मिलने जाते थे,
और सेवादार जिनके नाम थे 10 लोगों की सूची में कि ये लोग हम मिल सकते हैं पिताजी से, तो वो तमाम सेवादार जब जाते थे तो कुछ ना कुछ बात वहां से आती थी और साथ संगत को बता दी जाती थी। शायद उसके बाद सख्ती हुई होगी, भैया ऐसा क्यों बता रहे हैं वैसे, तो बातें खत्म हुई फिर। लेकिन उसके बाद अब चिट्ठियों का एक दौर शुरू हुआ जिस पर बहुत सारे सवालिया निशान थे लोगों के कि भाई ये चिट्ठी असली है, नकली है, पता नहीं क्या क्या है। मेरा एक बात का मानना है कि चिट्ठी असली है नकली मसला ये नहीं है। मसला ये है कि इस चिट्ठी को सुनने के बाद आपके अंदर वैराग पैदा होता है या नहीं होता है, आपके अंदर ऊर्जा आती है या नहीं आती है, या आज भी आप उस नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं कि यार क्या हो गया, हम तो ठगे गए। तो आप ठगे जाने की जरूरत नहीं, आप उस दिन ठगे हुए समझेंगे अपने आप को जिस दिन आपको लगेगा, जिस दिन आप ये विश्वास कर लेंगे तमाम चीजें फर्जी हैं, तमाम चीजें नकली हैं, चिट्ठी वाला नकली, चिट्ठी भेजने वाला नकली, तो असली कौन है यहाँ। तो मेरा आप सबसे निवेदन कि बड़े इत्मीनान से सुनिएगा। मेरी इस प्रोग्राम करने की जो कोशिश रही है अब तक वो सिर्फ ये रही है कि साथ संगत एकजुट रहे और भड़काने वाले लोगों से आप सावधान रहें। वो कभी आपको सेवादारों के खिलाफ करेंगे, कभी आपको किसी और के खिलाफ करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उनके स्वयं खिलाफ हो जाएंगे। तो चलिए, इस पहली चिट्ठी से हम कोशिश कर रहे हैं। लोगों का काम तो बोलना है, हमें पता है कि हमें सदगुरु की चिट्ठी आई है, हमारे सदगुरु की चिट्ठी आई है। बिल्कुल अनिता बहन, अनिता रावत जी लिख रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं। धन धन सदगुरु तेरा आसरा, पहली चिट्ठी है, चिट्ठी नंबर 1। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, आपको यहाँ से उल्टा दिख रहा है, शायद यहाँ देखिएगा आप ऐसे। ये एक पहली चिट्ठी है जो शुरू में लिखा गया है कि डाउट होता है सर जी चिट्ठी को लेके। अनुज भाई, मैं आपकी डाउट को एक बार क्लियर करता हूं कि जब पूज्य हजूर पिताजी शायद मेदांता में आए थे या उसके बाद की बात है, उसके आसपास की बात है, मई की बात है जहां तक मुझे ख्याल है। मई में मैं पिछले साल मई में इन तमाम जो अफवाहें चल रही थी कि हमने शाही परिवार को बताया तब पता लगा पिताजी के पीजीआई आने की बातें, इस तरह तमाम तरह की अफवाहें चल रही थी। उस वक्त मैं अपने साथियों के साथ, अमित चंद जी देख भी रहे हैं प्रोग्राम, अमित चंद जी, मैं और अमित कुमार भोलू, हम 3 लोग सरसा गए। आदरणीय शाही परिवार से मुलाकात हुई, पूरे परिवार से मुलाकात हुई, बैठ करके काफी लंबी बात हुई। और उसमें मैंने पूछा भी था कि क्या पूज्य हजूर पिताजी का कोई संदेश है, तो माताजी की तरफ से जवाब था कि जो चिट्ठी आ रही है वही तो पिताजी का संदेश है। तो अनुज भाई, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिट्ठी सही है गलत है, लेकिन अगर माताजी ने कह दिया सही है तो साहब सही है। हमें एक्चुअली हमने कभी सवाल किया ही नहीं, कभी भी। जब दात हमारे ब्लॉक में आती थी हमने कभी सवाल किया कि ये असली है नकली है, कभी नहीं किया। लेकिन आज तमाम दावे किए जा रहे हैं कि सब चीजें नकली, सब चीजें फर्जी। साहब, कौन कह रहा है फर्जी? क्या आप उस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहे कभी? क्या आप कभी दरबार की सेवाओं में नहीं गए? कुछ लोग कह रहे हैं 2017 से पहले कितनी बार दरबार पर यह आरोप लगा, मुझे बताइएगा कि डेरे में वैश्यावृत्ति होती है। एक बार भी नहीं लगा साहब। लेकिन आज एक धड़ा कह रहा है कि डेरे में वैश्यावृत्ति होती है, हमारे पास सबूत है, हमारे पास ये सबूत 2017 के बाद पैदा हुए, 2018 में भी थे, 2016 में भी थे, 2015 में भी थे। किसी के पास क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे दरबार के बारे में जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही है उनका खंडन जब कोई नहीं कर रहा साहब। मैं ग्रीननेस का सेवादार हूं, दरबार मेरा घर है। मेरे घर के बारे में अगर बात है तो साहब मैं खंडन जरूर करूंगा। राजनीति कर रहे हैं गुरु के नाम पे, सुरेंद्र सिरोही जी, ऐसा नहीं है, कोई राजनीति नहीं कर रहा। रामा चौहान बहन, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए अब चिट्ठियों पर चर्चा कर लेते हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु राम की कृपा से मैं यहाँ पर ठीक हूँ व आपकी तंदुरुस्ती के लिए प्रभु से सुबह शाम प्रार्थना करता रहता हूँ। माता जी, आप अपनी दवाई सही समय पर जरूर करवाते रहें। सदगुरु ने चाहा तो मैं जल्द आकर आप माता जी का पूरा इलाज करवाऊंगा। माता जी, इसके लिए मैं प्रभु से सुबह शाम प्रार्थना करता रहता हूं। सरकार जो भी निर्देश दे आप सबने उसे पूरा मानना है और पूरा सहयोग देना है। इस बीमारी से बचने के लिए मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं। एक, सुबह शाम कम से कम 15 मिनट प्राणायाम के साथ मालिक का नारा जरूर जपा करें। अब एक बताइए, अगर पिताजी ने कहा
कि 15-15 मिनट आप सिमरन करें और प्राणायाम वगैरह करें, योगा करें, तो इसमें कहीं लग रहा है कि आपको कहीं कोई साजिश, बड़ी सी साजिश रची जा रही है आम मानवता के खिलाफ? मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर आपको लगे कि लिखना, हाँ 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 अभी लग रहा है हमें साजिश हो रही है, लिख सकते हैं आप। दूसरा, साबुन से दोनों हाथों पर झाग बना के एक दूसरी हथेली पर खाज यानी खुजली करें ताकि नाखून पूरी तरह साफ हो जाए। ये दूसरा उपाय बताया पिताजी ने। जब हम कह रहे थे, सभी लोग डॉक्टर्स बता रहे थे कि आज कि भाई सभी ऐसे ऐसे हाथ धोएं और हाथ धो करके अच्छे से करें सब चीजें। मैंने कब कहा कि डेरे में सब अच्छे थे, गद्दार हो गए, या गद्दार थे अब अच्छे हो गए? ध्यान से सुनो मोनू जी, सुन करके गुणो, और जहां सवाल पूछने चाहिए वहां चुप हो। मेरा निवेदन है कि कृपया ध्यान से सुने सभी। लेकिन चलो पहले मैं चिट्ठी पढ़ लूं, क्योंकि यहां सदगुरु के प्यारे कम, चमचे ज्यादा मुझे समझ में आ रहे हैं। हमें सबको समझना होगा। अगर आप पहले सुन ले बातों को, उसके बाद जो सवाल करना कर लेना। आखिरी के 15-20 मिनट जितने सवाल करोगे सबके जवाब दूंगा एक एक करके। अब इसमें झाग अगर ज्यादा बनेंगे तो साहब आपके कीटाणु तो मरेंगे, लेकिन इससे समाज को खतरा है, ऐसा मुझे नहीं लगता। तीसरा, घरेलू प्रोटीन जैसे चने, सोयाबीन, पनीर, दही, दूध, छाछ, दालें, पिस्ता इत्यादि व विटामिन सी जैसे नींबू, संतरा, किन्नू, मौसमी, आंवला इत्यादि जरूर लें। साहब ये आपके शरीर को तो मजबूत करेंगे, आपके रोगों को भी दूर भगाएंगे। एक बहुत नपातुला फार्मूला पिताजी ने दिया, लेकिन मुझे इससे भी लग रहा है कि इससे भी शायद कोई समाज में कोई भ्रांति पैदा हो जाए, लोग आपस में एक दूसरे लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा। अगर आपको लग रहा हो तो लिख दीजिएगा साहब, क्योंकि चमचों को ना सिखा के भेजा जाता है कि जब पढ़ना शुरू करें तभी तुम सवाल पूछने शुरू कर देना। सारे के सारे संबित पात्रा हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं कह रहा हूं कि भाई हम चिट्ठी की बात करेंगे, तुम गद्दारों की बात कर लो। अरे अभी चिट्ठी की बात है, चिट्ठी की बात करो। कम से कम इतनी तो सेंस रखो कि हम विषय क्या लेकर के बैठे हैं, बात क्या हो रही है, तुम चर्चा क्या चला रहे हो। मैंने क्या कहा, जो कहा उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले जो अभी कह रहा हूं उसको सुन लो। और इसमें कहो कि नहीं यहाँ पे नींबू की जगह टमाटर लिखा, तुमने नींबू की पढ़ा, ऐसे बोलो तो समझ में आएगा। लेकिन कम से कम शांति से सुनो। चौथा, तुलसी, नीम 4-4 पत्ते, गिलोय, टहनी के पत्ते, 10 ग्राम लौंग, इलायची, 2 हल्दी, मुलेठी, अजवाइन, सौंठ, सब एक चुटकी, जीरा 5 ग्राम, 300 ग्राम पानी में डालकर तब तक उबालते रहें जब तक कि 150 ग्राम ना रह जाए। अब इसे चाय की तरह धीरे धीरे पिएं, दिन में एक बार। 20 ग्राम गुड़ या शहद डाल सकते हैं। साधसंगत, अपने अपने घरों में ही रहकर सद्दाक्षरी राम नाम के जाप का नेट पर कंपटीशन करते रहें। अपने अपने इलाके के डीसी व राज्य के सीएम से परमिशन लेकर तन मन व धन से सृष्टि की पूरी सेवा करें, पर अपना खुद का भी पूरा ख्याल रखें जी। डेरा सच्चा सौदा के ट्रस्ट के जिम्मेदार एडम ब्लॉक, डेरे में रह रहे सेवादार भाई बहन खूब सेवा कर रहे हैं। सारे सेवादारों व साथ संगत भी खूब सेवा कर रही है। अब इसमें भी नहीं लग रहा कि कहीं से दंगा भड़काने की बातचीत हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि दंगा भड़काने की साजिश है साहब। बड़ी हैरानी है, जो लोग ऐसा लिख रहे हैं, जो लोग ऐसा कह रहे हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिस विषय को लेकर, क्योंकि यहाँ एक जो आइडियोलॉजी है पिताजी की मानवता की सेवा को करने और करवाने की, उसको इस चिट्ठी के माध्यम से पूज्य पिताजी जेल से चला रहे हैं। मैं ऐसा मान सकता हूं कि पिताजी ने कहा कि भाई अभी 7वीं चिट्ठी में ही कहा है कि भाई आप खूब सेवाएं करें। हर चिट्ठी में पिताजी सेवा सिमरन परहित परमार्थ पर बहुत जोर दिया है कि भाई सभी ने काम करना है। लेकिन कुछ लोग जानते हैं इस बात को कि अगर ये सब चीजें समाज में कंटिन्यूअसली होंगी तो डेरा विरोधी जो ताकतें हैं जिन्होंने पूज्य पिताजी को जेल भेजा है वो कमजोर हो जाएंगी। लोग उनके हक की बात करेंगे, उनके पक्ष में बात करेंगे, यार ये तो बहुत अच्छे, इनको तो गलत जगह भेज दिया, देखो इनके गुरुजी जेल में है फिर भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं हमारे बीच में। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप उन तमाम अपने कामों से रुक जाए, सब यही चाहते हैं। ट्रस्ट जिम्मेदार एटम ब्लॉक वाले ये ध्यान रखें कि सेवादारों को सेवा में कोई परेशानी ना आए, कोई भक्त किसी की भी निंदा ना करे, कोई बुरा कर्म ना करे। हमने सबको सेवा सिमरन करना सिखाया है।
सबसे बेगर्ज प्रेम करना सिखाया व निंदा चुगली से मन मते बुरे कर्मों से रोका है। अगर सरकार की तरफ से ब्लड डोनेट की मांग आए तो ट्रस्ट जिम्मेवार व एडम ब्लॉक वाले व सारे सेवादार मिलकर इस पुण्य कार्य को जरूर करें। ट्रस्ट जिम्मेदार व एडम ब्लॉक सेवादारों और आश्रमों की सार संभाल समय समय पर करते रहें। नाम जपो, प्रेम करो, मानवता की सेवा, इन वचनों पर अमल करें तो सदगुरु देगा दो जहां की मेवा। सारी साथ संगत, माता जी व बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका दासन दास संत गुरमित राम रहीम सिंह जी इंसा 7/5/2020। ये एक चिट्ठी है साहब जो पूज्य पिताजी ने पहले लिखी, लगभग मैंने पूरी पढ़ के सुनाई है आपको। और इस चिट्ठी में कहीं से भी अगर आपको लग रहा है कि इसमें दंगे भड़काने की बात हो रही है, इसमें समाज को बहुत बड़ी साजिश करने की कोशिश की जा रही है गुरुजी की तरफ से कि सबको तहस नहस कर देंगे, अगर ऐसा कहीं भी आपको लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चिट्ठियों के बाद लगभग सभी सवालों के जवाब भी दूंगा, लेकिन आप उन लोगों से सावधान रहें जो आपको गुमराह कर रहे हैं। चिट्ठी नंबर 2। आदरणीय माताजी, प्यारे बच्चों व ट्रस्ट प्रबंधक सेवादारों, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। माताजी, हम सदगुरु शाश्वतनाम जी की कृपा से ठीक हैं व आप जी की अच्छी सेहत के लिए परम पिता परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। सदगुरु परमात्मा ने चाहा तो हम जल्द आकर आपका इलाज स्वयं करवाएंगे, पर तब तक आप अपनी दवाइयां सही समय पर जरूर लेते रहें जी। हमारी करोड़ों बच्चों पर हम सब से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महाबीमारी से संघर्ष में सरकार जो भी दिशा निर्देश दे उसका आप पूरा पालन करें। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि चाहे अनलॉक है पर आप सब ज्यादा समय अपने घर पर ही अंदर ही रहें। काम धंधे पर या सफर पर जाते समय मास्क जरूर लगाएं व एक दूसरे से 7 फुट की दूरी बनाए रखें। बाहर से जब भी आप घर लौटें तो सबसे पहले नहाएं व पहने हुए कपड़े सर्फ वाले पानी में डाल दें। नए कपड़े पहनकर अपने परिवार के पास जाएं। अपने हाथ चेहरे पर बार बार ना लगाएं। पहली चिट्ठी में हमने जो काढ़ा बताया था उसे समय समय पर लेते रहें। प्राणायाम से 15-15 मिनट सुबह शाम राम नाम जपें, जिससे आत्मबल बढ़ेगा और आत्मबल से कोरोना हार जाएगा। अगर सरकार ब्लड डोनेट को कहे तो डोनेट करें। आश्रम में जिन सेवादारों की हमने ड्यूटी लगाई थी वो ब्लॉकों में जाकर जरूरतमंदों के लिए परहित परमार्थ तन मन धन की सेवा करवाए। परम पिताजी ने जब इस खाक को गुरु बनाया है तब से हम आपकी संसार की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं व ताउम्र गुरु रूप में इस कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे। हमने आपको सिखाया है कि सेवा करते समय कोई भेदभाव नहीं करना, सर्वधर्म जात पात को एक समान सत्कार देना है और समझना है वह एक बन के रहना है। हमें खुशी है कि हमारे बच्चे जसमीत इंसा जी, बहन चरणप्रीत इंसा जी, हनीप्रीत इंसा जी, अमरप्रीत इंसा, सारे डेरे में रहने वाले सेवादार, एडम ब्लॉक सेवादार व करोड़ों बच्चे सेवादार सब आज भी एक हैं। किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है और आगे भी सब एक रहें। हमने सिखाया है सबका भला करना, किसी की भी निंदा बुराई ना गाओ। अगर कोई दिन रात जबरदस्त तरीके से किसी की भी निंदा बुराई गाता है तो वह अपने आप को हमारा शिष्य कहता है, तो यह गलत है। ऐसा करने वाला हमारा शिष्य नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से हमारे सारे बच्चे दूर रहें। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका साथ संग ना करें। परनिंदा 100 गौ घात समाना, यह महापुरुषों ने अपने वचनों में कहा है। ट्रस्ट सेवादार, एडम ब्लॉक सेवादार व आश्रम में रहने वाले सारे सेवादार यह ख्याल रखें कि साथ संगत में कोई गुटबाजी ना हो व एकता रहे। आश्रमों का पूरा ख्याल रखें। हमारा ध्यान तो कुंज की तरह हमारे करोड़ों बच्चों में ही लगा रहता है। हम वचन देते हैं कि ताउम्र गुरु रूप में आपकी संभाल बढ़ चढ़कर करते रहेंगे। सदगुरु जी से प्रार्थना है कि आपकी हर जायज मांग पूरी हो। आशीर्वाद आपका अपना पूज्य हजूर पिता संत गुरमित राम रहीम सिंह जी, 25/7/2020। सुषमा इंसा जी का एक सवाल है कि आप एक बात बताओ भाई जी, परिवार के लोग क्यों नहीं बताते कि गुरुजी ने क्या बोला है संगत के लिए, जबकि वो रोहतक जेल में जाकर गुरुजी से मिल करके आते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहूंगा। अभी हाल ही में कोविड
प्रोटोकॉल के तहत मुलाकातें बंद थी, लेकिन शायद पिछले महीने परिवार शायद मिलकर के आए हैं। पिताजी को एक मिलाई की परमिशन थी कि तमाम जो भी कैदी हैं वो एक महीने में एक बार अपने परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। गुरविंदर जी ने वो तो कोशिश कर रहा है, आप तो बताओ क्या कर रहे हैं पिताजी के लिए। क्या लिखा है, क्यों लिख रहे हैं साहब? चलो देखिए 7 चिट्ठियां हैं साथ संगत जी। अब एक चिट्ठी और पढ़ रहा हूं, बाकी तीन चिट्ठी या 4 चिट्ठियों पे, ये 4 आज पढ़ लेते हैं, 3 पे कल चर्चा करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद आपसे सीधे सीधे जुड़ करके बहुत सारी बातें हम सीधे सीधे जारी रखेंगे। चिट्ठी नंबर 3 ये लिखा है, आदरणीय माता जी, प्यारे बच्चों, ट्रस्ट। अच्छा पहले बताओ, क्या आप देख रहे हैं, मुझे पता भी लग जाएगा, आप सुन भी रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि पहली 2 चिट्ठियों में क्या कहीं आपको लगा कि यार इसमें से बदबू आ रही है कि कहीं ना कहीं साजिश रच रहे हैं पिताजी बैठ करके, या जो भी तथाकथित इनके अनुसार कि कोई व्यक्ति चिट्ठी लिख रहा है, तीसरा आदमी, क्या वो साजिश कर रहा है, कहीं से आपको लगा? अगर है कोई किसी के पास सवाल का जवाब तो जरूर बताइएगा कि क्या आप में से अभी तक 2 चिट्ठियां मैंने पढ़ के सुनाई है, क्या आपको लगा किसी चिट्ठी के माध्यम से कि पूज्य हजूर पिताजी एक ऐसा कोडेड संदेश भेज रहे हैं जिसमें कि आप एकदम से दंगा फैला दें, एकदम से ही सारा हड़कम मचा दें, ऐसा कुछ लग रहा है तो बताएं आप। चलिए अब अगली बात करते हैं। चिट्ठी नंबर 3, आदरणीय माता जी, प्यारे बच्चों, ट्रस्ट प्रबंधक सेवादारों, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। गुरप्रीत जी कह रहे हैं नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है और पकड़ में नहीं आ रहा। सचिन चौधरी जी, आप प्रोग्राम देखे साहब, कौन क्या कर रहा है सबको दिख रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग पिताजी को लाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी के लिए बताऊं कि पिताजी को फंसाने की तैयारी है साहब, लाने की तो बहुत दूर की बात है। लाएंगे तो तब जब आप मुकदमा लड़ोगे उनका। आप भोले भाले सेवादारों, आप ये पूछा करो उन लोगों से जो कहते हैं कि हम पिताजी को ला रहे हैं, ये पूछा करो भैया कौन से मुकदमे में हो तुम? क्या साध्वी यौन शोषण के मुकदमे में पैरवी कर रहे हो पिताजी की? मैं वही कह रहा हूं सोनाली जी, मैं भी वही कह रहा हूं कि, और संतोष बहन आप तो खैर टीम का हिस्सा हैं, तो उनसे पूछ के बताइएगा कि क्या सचिन भाई कि आखिर कौन से मुकदमे में पैरवी कर रहे हैं लोग? वो गुमराह कर रहे हैं कि हम पैरवी कर रहे हैं, लेकिन कौन से मुकदमे में? क्या साध्वी यौन शोषण मुकदमा लड़ा जा रहा है उनके द्वारा? नहीं लड़ा जा रहा है। क्या छत्रपति हत्याकांड लड़ा जा रहा है उनके द्वारा? नहीं लड़ा जा रहा है। क्या रंजीत हत्याकांड लड़ा जा रहा है उनके द्वारा? नहीं लड़ा जा रहा। गुरविंदर जी आप भी जवाब दीजिएगा। गुरविंदर भाई मैं तो जवाब दूंगा, साइन थे नहीं थे क्यों नहीं थे उस पर बात करेंगे, लेकिन मेरे 3 सवाल हैं। सब लोग अभी बहुत ये चर्चा का विषय है कि भाई कौन क्या कर रहा है, तो मेरा सवाल है कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हम पिताजी को लाने की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मेरा सवाल है कि पिताजी बहुत सारे मुकदमों में सजा दी गई है सीबीआई के द्वारा, पिताजी आज जेल में है, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि क्या जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम पिताजी को लेकर के आ रहे हैं, क्या वो साध्वी यौन शोषण मामले में पैरवी कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या वो लोग रंजीत हत्याकांड में पैरवी कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या वो लोग छत्रपति हत्याकांड में पैरवी कर रहे हैं? नहीं कर रहे साहब। क्या वो लोग नपुंसक केस में कर रहे हैं पैरवी? नहीं कर रहे। जसमीत भाई जी क्यों नहीं मुकदमा लड़ते गुरु का? आपसे किसने कहा कौन लड़ रहा है? सुषमा बहन, आखिर पिताजी का मुकदमा लड़ कौन रहा है? जब पिताजी की तबीयत खराब होती है तो मैं नहीं होता, वहां भाई जसमीत ही होते हैं, वहां आदरणीय चरणप्रीत कौर बहन, अमनप्रीत कौर बहन और पूरा परिवार वहीं होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इलाज कौन करा रहा है? 2 चिट्ठियां पढ़ दी हैं, 3 दिन चिट्ठियों पे चर्चा रहेगी, 2 पे चर्चा करके अब आपके सवाल जवाबों पे चर्चा कर लेते हैं। ये मैं रख रहा हूं चिट्ठियां, बाकी हम 2 पे कल चर्चा करेंगे, 3 पे परसों चर्चा करेंगे। जसमीत भाई अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको कौन लग रहा है कौन कर रहा है? ये हमें समझना होगा चीजों को कि आखिर मसला क्या है। आपको गुमराह किया जा रहा है कि जसमीत भाई कुछ नहीं कर रहे, वो सब कुछ कर रहे हैं साहब। डेरा सच्चा सौदा के द्वार किसने खुलवाए? जब 3 नवंबर को खुले, ना तो सच की राह थी, ना कोई दूसरा और जो दावा करता है कि मैं तीर चलाऊंगा, मैं तीर चला रहा हूं, उन लोगों का आता पता भी नहीं था। आखिर खुलवाए किसने दरवाजे? साहब सतनाम जी धाम का जब
द्वार खुला है साहब 3 नवंबर 2017 को। ये दरवाजे किसने खुलवाए? आखिर कौन लोग थे जो मैनेज कर रहे थे कि दरबार बंद ना हो जाए, दरबार के सारे नाम चर्चा कर खुल जाए? कौन लोग थे वो जो भाग दौड़ करके सब चीजें मैनेज कर रहे थे? अगर है किसी के पास सवाल का जवाब तो दीजिएगा। निरअहंकारी बनो। मैंने एक सुना था, सोनू शर्मा जी हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने कहा था निरंकारी बनो, निरअहंकारी बनो। निरअहंकारी कैसे? गुमनाम चिट्ठी में PIL लगाई है फेद की तरफ से, केस खोलना कोर्ट का काम है, कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। PIL केस तो खुला हुआ है यार, यही तो गुमराह होने की चीज है साहब। गुमनाम चिट्ठी में PIL लगाई गई है, गुमनाम चिट्ठी के आधार पर ही सजा हुई है पिताजी को। उसके फैक्ट्स पर कि किन किन चीजों को कोर्ट ने नजरअंदाज किया डेरे के वकीलों के, उनको हाई कोर्ट में चैलेंज करने का काम था। असल कहानी यह है। साध्वी यौन शोषण मामले में पिताजी को सजा है, पिताजी को डेरा मैनेजमेंट ने फंसाया है। बुट्टा जी ऐसा नहीं है, डेरा मैनेजमेंट जिसे कहे ना गुलदस्ता खराब है साहब, गुलदस्ता नहीं, एक आधा फूल खराब हो सकता है, सारा गुलदस्ता खराब नहीं हो सकता। तीन केस में सजा हो गई, डेरे के वकील क्या कर रहे हैं वहां पे? वो पैरवी कर रहे हैं साहब केसों की। और ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट में अपील है तीनों केसों की। जब हाई कोर्ट में एक परिवार था जिसका नाम है आशीष तलवार और नुपुर तलवार, नुपुर ही ना, आशीष तलवार और नुपुर तलवार, तलवार दंपत्ति के नाम से बड़ा मशहूर मुकदमा रहा है नोएडा का, निठारी के आसपास का शायद वो भी। तो उसमें आरुषि नाम की एक लड़की है जिसका कत्ल हो जाता है, उसके नौकर का भी कत्ल हो जाता है, और सीबीआई ये बता देती है और समझा देती है कि आपत्तिजनक स्थिति में बाप ने बेटी और नौकर को देखा, इसलिए बाप और मां ने मिलकर के दोनों को मार करके लाश खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की। सजा हो जाती है साहब, लगभग 9 साल जेल में रहता है परिवारों। माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद से उनकी मुकदमे की तैयारी होती है, मुकदमा लड़ा जाता है साहब, और वो बरी होकर के बाहर आ जाते हैं। बड़ा हाई प्रोफाइल मुकदमा था, लेकिन किसी टीवी चैनल वाले ने, जैसे कई महीने तक स्टोरी चली थी ना नुपुर तलवार डॉक्टर आशीष तलवार, ऐसे किसी टीवी ने नुपुर तलवार और आशीष तलवार को बाइज्जत जब बरी किया गया न्यायालय द्वारा, कहीं खबर नहीं चलाई साहब। क्यों? बस दिखा दिया कि आशीष तलवार बाइज्जत बरी, बस खत्म हो गई फतेह। तो मेरा आप सबसे निवेदन कि आप गुमराह ना हो साहब कि PIL लगाई गई है। PIL किस चीज की लगाई गई है? इस चीज की कि चिट्ठी की जांच दोबारा करो लो, दोबारा एक बार फिर सुन लो साहब कहानी। एक्चुअली जिन तथ्यों पर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पूज्य पिताजी को दोषी करार दिया, उन्हीं तथ्यों को जो हमने लगाए कोर्ट में, नहीं माना कि भाई हमारी बेगुनाही ये है, नहीं माना न्यायालय ने, उन सब पे चर्चा हाई कोर्ट में है साहब। क्योंकि जज CBI का, वकील CBI का, जांच CBI ने की। जो मर्जी करवा लो सरकार, लेकिन हाँ आप लोगों को लग रहा है कि बड़ा तीर मारना था साहब, मोस्ट वेलकम। हमें समझना होगा कि आखिर हम किस वे में चल रहे हैं, किस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। गुरविंदर भाई, मैं कभी गलती नहीं मानता कि सेवादारों की कि आप लोग ऐसा लिख देते हैं, वैसा लिख देते हैं, ऐसा सवाल है, वैसा जवाब है ना। जितना जिसका बर्तन है उतना उसमें समाएगा। लोग मेरे बारे में गालियां लिखते हैं, पोस्ट में लिखता हूं, दस्त दूसरों के लग जाते हैं। घी मैं खा गया साहब, दस्त पता नहीं किस किस के लगे हुए हैं। कभी फर्क नहीं पड़ता इस बात से। समझदारी यह है कि आप अपना आकलन करें, दूसरे ने क्या समझा दिया यह आकलन नहीं है। मैंने आपसे कहा कि 9 साल बाद एक परिवार बरी हो जाता है बाइज्जत, आपको समझ ही नहीं है इस बात की, कि आपको पता ही नहीं है। आपको कभी नहीं बताया गया कि हाई कोर्ट में जाने के बाद CBI के तोते हमेशा उड़ जाते हैं, क्योंकि सरकारी तोता होता है वो, और सरकार के द्वारा पिताजी फंसाए गए। लेकिन नहीं समझेंगे आप लोग, क्योंकि जो यहां ऊपर वाला जो माला है ना, उसमें कोई और पहले से आके बैठा है। तो हमें समझना होगा इन सब बातों को। तो मैं चाहूंगा पत्रकार महोदय जी अगर कुछ, गुलाब सिंह जी, कोई बात नहीं, जो जैसा है अच्छा है अपने लिए,
सच्चे बंदे को तो बहुत फर्क पड़ता है भाई। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चे बंदे को ये फर्क पड़ता है कि तुम्हारे गुरु जेल में तो घर में रहो, दड़बा बंद हो जाओ, घर से बाहर मत निकलो साहब, क्योंकि हम तो सच्चे हैं ना। हमें लोग ताने मारे तो हमें घर में बैठ जाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि ये मसला सरकार का मसला है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, वक्त वक्त पर हम चर्चा करते रहे, तो कोशिश करूंगा रोज रहूं आपके साथ। क्योंकि मैंने देखा कि जब हम क्लास में से एब्सेंट हुए तो साहब मोहल्ले के उपद्रवी छात्र हंगामा काट रहे, तो चलो काटो साहब छात्र। तो कुछ कहना चाहेंगे पत्रकार महोदय? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास तो पूरा डाला होता है। तो साथियों, बिल्कुल सच समझने की बात यह है, परसों हम एक इंटरव्यू ले रहे थे, वकील साहब थे, तो उन्होंने एक बात कही कि अगर हम बात करने वाले को नहीं मानते हैं तो उसकी बात मानने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल हमारी जहन में बात वो आई कि बात कहीं तक सच है। हम पिताजी पर तो विश्वास करते हैं, पिताजी की कही हुई बात पर विश्वास नहीं करते। बड़ी एक गजब की अनुभूति होती है जब ऐसी बातें पढ़ते हैं। अभी मैं देख रहा था जब विजेंद्र जी बोल रहे थे आप लोगों से, एक भाई ने लिखा है कि पिताजी के समधी राजनीतिक हैं और वो क्यों नहीं बोले। अब क्या वो अपनी जगह पे बात है और उनका बोलना ना बोलना, लेकिन आप क्या कर रहे हो? एक मिनट में इस बात का जवाब देना चाहूंगा। वो मैं चाहूंगा कि पत्रकार जी जारी रखें। नाराज तो हो रहे थोड़े से, जो पीड़ा थी ना मन की वो टूट गई ना, टेम्पो भी अभी वो मौसम टूट गया। 2 मिनट का समय चाहूंगा क्योंकि फिर बात निकल जाएगी। मेरा एक सवाल है आप सबसे कि जस्टिस जी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है आप सबसे कि जसविंदर जस्सी जी, भाई आदरणीय साहिबजादे जसमीत जी के ससुर साहब हैं। आप में से कितने, खासकर गुरविंदर भाई आपसे भी है कि, और जो भी सेवादार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो लिख दीजिएगा बेबाक होकर के कि अगर आपको थोड़ी भी जानकारी है या थोड़ी भी समझ रखते हैं कि डेरे के स्टार्टिंग के प्रकरण की, तो जरूर लिख के बता दीजिएगा कि भाई पूछता शायद मैं ना पढ़ पाऊं, नैनो सेकंड से मैसेज आते हैं ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग पढ़ेंगे बात उस मैसेज को। मैं भी बाद में पढ़ने की कोशिश करूंगा कि जब 2017 में जब परिवार को वहां से निकालने की बात थी, कहां से? पंचकुला से। किसके द्वारा वहां से निकाले गए? जब डेरे में बहुत ज्यादा दबाव की स्थिति थी, उस वक्त उसको कौन मैनेज कर रहा था वहां से? कौन उस सबको सुलझाने की कोशिश कर रहा था? ये आपको कोई नहीं बताएगा कि उस व्यक्ति का नाम जसविंदर जस्सी है, कोई नहीं बताएगा आपको। आज सिर्फ जसविंदर जस्सी की चर्चा सिर्फ इसलिए है तमाम जगह क्योंकि वो शायद कैप्टन अरविंदर सिंह जी के साथ, क्योंकि उनके बहुत करीबी रहे हैं वो, तो उनके साथ वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शायद चले गए हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। मैंने देखा है कि रंग बिरंगी हरी सी और पीली सी जो भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग है, उसका जो कलर है, उस कलर के साथ जस्सी जी का फोटो मैंने देखा है। नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इस बारे में लफड़े में नहीं हूं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन उस वक्त शुरू के दौर में उन्होंने डेरे सच्चे सौदे के लिए, शाही परिवार के लिए, भले ही अपने जमाई के लिए किया साहब, लेकिन भाई जसमीत मेरे आदरणीय है साहब, आपके हैं या नहीं आप मैं नहीं जानता, आप क्या समझते हैं उनके बारे में, मेरे आदरणीय है और जब तक मैं रहूंगा तब तक आदरणीय रहेंगे, परिवार आदरणीय रहेगा। बहन हनीप्रीत जब पिलर टू पोस्ट अपने बचाव के लिए दौड़ रही थी, उस वक्त उनका सहयोग किसने किया? वो बहुत सारी चीजें जगजाहिर है उस वक्त की हैं, सब जानते हैं। लेकिन आज किसी भी दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं है तो सारे का सारे गड़बड़ है, तो आपने कहा हाँ यार सारे गड़बड़ है। मैंने पहले आपसे इस बात को कहने से पहले कहा मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं इस बात की कौन सही है कौन गलत है, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि आदरणीय भाई जसमीत जी के ससुर साहब और पूज्य हजूर पिताजी के समधी जी ने उस वक्त, जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी दरबार को, उस वक्त दरबार के द्वार खुलवाने में जो बहुत बड़ा योगदान रहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था लेकिन अब जब बात चल पड़ी है, हरमिंदर सिंह जस्सी जी, माफी चाहूंगा जी नाम गलत दिया मैंने, जसविंदर जस्सी कहा मैंने, हरमिंदर सिंह जस्सी जी नाम है उनका। तो उन्होंने उस वक्त
जो सहयोग किया वो कहने सुनने से परे है, लेकिन जो लोग आपको उकसा रहे हैं वो इस बात को भी छिपा रहे हैं कि दरबार को खुलवाने में किस किस का कहां योगदान रहा, सेवादारों के सहयोग में किस किस का योगदान रहा, वो छुपाएंगे आपसे। चलिए, कुछ और सवाल लगा मुझे, कोई महानुभाव पूछेंगे तो मैं पत्रकार साहब को दोबारा रोक लूंगा। बताएं साहब। तो साथियों, मैं यही बात को कह रहा था कि जब हम पिताजी को दिल जान से मानते हैं, उनके ऊपर तमाम कहते हैं कि हम जी उनके वचनों पर कुर्बान हैं, लेकिन आज उनके वचनों की काट करते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का और दुख का विषय है। क्यों कि हम पिताजी के वचनों पर फूल चढ़ाते थे, चढ़ाते हैं, चढ़ाते रहेंगे। हमारे साथ भाई विजेंद्र जी बैठे हैं। मैं काफी जगह पर साथ में गया और साथ में रहा। भाई जी ने एक प्रण लिया था कि मैं जूते और चप्पल नहीं पहनूंगा। एक वाक्य है कि हम पंजाब गए हुए थे, तो हमारे साथी हैं भाई पप्पू राम जी। पप्पू राम जी कहने लगे कि भाई विजेंद्र जी जूते पहन ले, मैं ले आ देता हूँ, कैसे चाहिए, कौन से चाहिए। तो भाई जी ने तुरंत कहा कि नहीं भाई जी, मेरा प्रण है कि जब तक पिताजी नहीं आएंगे, जब तक हम जूते नहीं पहनेंगे। कई जगह राजनीतिक मंच पर भी गए, बहुत सारी जगह ऐसे गए, लोगों ने बहुत टोका, हमसे भी कई लोगों ने कहा कि यार आप समझाओ ना कि विजेंद्र जी जूते चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो दृढ़ विश्वास और हम जरा सी बात को लेकर बेकही बातों को ऐसे फंसाते हैं, ऐसे उलझाते हैं हम आपस में। एक बात बताइए, 2017 से 2022 हो गई, हम आपस में नहीं एक दूसरे को समझ पाए, तो हम बाहर कब बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं हम तो उसको साजिश मानते हैं कि बाहर सोचने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी साजिश ये है। 7 करोड़ का दावा करते हैं। हमने कई बार कई चैनल के माध्यम से कहा है, कई बार कहा है, अपने खुद चैनल पे कहा है, लाइव में कहा है, विजेंद्र जी के साथ कहा कि हम 7 करोड़ में से अगर 700 भी निकल के आ जाएं तो एक जन आंदोलन के रूप में हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं, लेकिन नहीं उठाना है। हमें आपस में लड़ना झगड़ना है। बलराज जी लिख रहे हैं कि पिताजी के केस के बारे में क्या कर रही है आपकी मैनेजमेंट के वकील, क्या हाईकोर्ट गए? अगर हाईकोर्ट नहीं गए होते वकील तो पूज्य हुजूर पिताजी पूर्णतः दोषी करार दे करके हम और आप ठंडे बस्ते में होते कि उन्होंने अपील नहीं की, इसलिए वो अब परमानेंट कहती हैं। तो बलराज भाई, जो लोग आपको समझा रहे हैं कि क्या हाईकोर्ट में अपील हुई है, नहीं, आप उनसे तो पूछ लो एक बार कि पूज्य हुजूर पिताजी की अपील तीनों केसों में की जा चुकी है। अगर आप में से मालिक के पर कोई अगर और भी प्रोग्राम, आप कोई भी, क्या बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अभी 40-50 लोग तो है देखने वाले, तो आप मुझे ये बताएं लिखकर कि क्या आप में से पता है लोगों को, सभी को, कि क्या पिताजी के तीनों केसों में अपील हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? अगर अपील हो चुकी है तो आप प्लीज लिख के बताएं कि हाँ अपील हो गई है तीनों केसों में। सिर्फ इतना लिख के बता दें, बलराज जी को शायद उनका जवाब मिल जाएगा। जी जिन लोगों ने ये कसम खा रखी है कि हम जी पिताजी की बात नहीं मानेंगे, मैनेजमेंट की बात नहीं मानेंगे, दरबार की नहीं मानेंगे और किसी की भी नहीं, मतलब मानोगे किसकी? हम बार बार कहते हैं कि हम लड़ किसके लिए रहे हैं, जब हम पिताजी की बात को नहीं मान रहे, पिताजी की चिट्ठियों को नहीं मान रहे, पिताजी के संदेश को नहीं मान रहे, पिताजी के मैसेज को नहीं मान रहे, शाही परिवार को नहीं मान रहे, हम डेरे को नहीं मान रहे, हम आईटी मैनेजमेंट को नहीं मान रहे, तो हम मान किसको रहे? हमसे बढ़िया तो वो लोग हैं जो डेरे से बाहर हैं, जो कभी डेरे गए नहीं और डेरे के लिए लड़ाई कर रहे। अभी परसों दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो लोगों ने कभी डेरा देखा नहीं है, सिर्फ कागजों में देखा, नक्शे में कि डेरा सच्चा सौदा कुछ है, वो डेरे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमसे बढ़िया तो वो हैं, न कि हम हैं। लानत है हम पर, जो कि हम पिताजी का नाम लिए हुए पिताजी पर कसमें खाते थे जब हम ग्रीनेस की वर्दी ली कि हम सब कुर्बान हो जाएंगे। क्या यही कुर्बानी थी? क्या हम लालछन लगाएंगे? यही कुर्बानी है कि हम लालछन लगाएं और कूद, जब झाल डूबता है ना, सबसे पहले चूहे कूद कूद के बाहर भागते हैं। जो लोग आज डेरा सच्चा सौदा पर लालछन लगा रहे हैं, उनकी स्थिति वही है। थोड़ी कड़वी है, लेकिन शायद हजम करना मालिक के प्यारों, कि जो व्यक्ति डेरे सच्चे सौदे पर आज आरोप लगा रहा है, खासकर डेरे वाले होने का दावा करके, वो साहब परवाना नहीं, वो ततैया है, पहली बात। दूसरा, अगर जो लोग
ये समझ रहे हैं कि डेरा सच्चे सौदा का जहाज डूब जाएगा, समुद्र में गड़बड़ गड़बड़ गोते खा रहा है, तो गलत फहमी में है साहब। शान से चलेगा जैसे पहले चलता था सच्चे सौदे का जहाज, फिर वैसे ही चलेगा। बस अपने दिल की मानेंगे। बिल्कुल जी। तमाम दुनियादारी की जो मीडिया ने 2017 में दिखाया था ऊल पठान डेरे के बारे में, बाहर के लोगों के दिमाग में बैठ गया कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा वाकई में। अब हम भी कई लोगों के संपर्क में आते पूछते हैं तुम्हारे डेरे में तो ऐसा ऐसा होता है, मैंने फलां चैनल पे देखा। लोग भूल गए, लेकिन हम उनको याद दिला रहे हैं कि नहीं साहब ऐसा होता है, ये है, प्रूफ दे रहे हैं डेरे के लिए, लाइए प्रूफ। हमने पूछा तो प्रोग्राम हटा दिया प्लेटफॉर्म से, दीजिए तो प्रूफ, चलिए हमारे साथ। नहीं प्रूफ है नहीं, हो तभी तो देंगे, प्रूफ देने की बात कर रहे हैं। हमसे तो बढ़िया वो है लोग जो कभी डेरे की चार दीवारियों को नहीं देखा और आज डेरे के लिए लड़ते हैं लोगों से कि नहीं डेरा सच्चा सौदा एकमात्र संस्था है। ये सुषमा बहन लिख रहे हैं कि आज तक परिवार वालों ने गुरु के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम परिवार वालों के बारे में क्या सोचें, आप बताओ। तो आपकी जानकारी लिए बताऊं बहन सुषमा जी कि लगभग 28-30 साल तो मुझे भी हो गए दरबार जाते, मेरे परिवार को हो गए। हमने कभी नहीं सुना था कि शाही परिवार कभी किसी मंच पर आकर के नाम चर्चाओं में भी कुछ बोल गए आकर के, कभी नहीं बोले। शाही परिवार डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, यह आप सब समझे इस बात को। मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि आप अपने मन की सुने, जैसा दीपक जी ने लिखा था अभी कि डेरा सच्चा सौदा का दबाने वाले तो मर गए, और उन्होंने लिखा था इससे पहले कि हम अपने दिल की सुनेंगे। अपने दिल की सुनो और फिर फैसला करो कि क्या पहले आते थे। प्रधान जी हरमिंदर सिंह जी कांग्रेस छोड़कर उसी बीजेपी में चले गए हैं जी, और चुनाव भी फाइट कर रहे हैं, और ये वोट के चक्कर में सच्चा दरबार भी आ चुके हैं जी। बहुत बढ़िया प्रधान जी लिख रहे हैं, ये हमारे बाबूजी इंद्र प्रधान जी हैं, अमल समाचार, मुखमेलपुर गांव, ब्लॉक अलीपुर, दिल्ली जी। तो मैं यही कह रहा था कि आज लोग प्रूफ दे रहे हैं, आज लोग दावा कर रहे हैं कि डेरे में गलत हो रहा है। आश्रम, शाही बेटियां, पिताजी की ऐसी मिसालें जो हम संगत में जाते थे, नए लोगों में जाते थे, वो कहते थे हमारे डेरे में ये अच्छे काम होते हैं, आप चलिए भाई जी, आप चलिए भाई जी, आपके नशे छूट जाएंगे, आपकी पैसा बत्ती छूट जाएगी, आपके घर में खुशियां आ जाएंगी, आप चलिए पिता हमारे गुरु जी का दर्शन करिए, हमारे गुरु जी से नामदान लीजिए। लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब मैं सबूत दे रहा हूँ कि डेरे में ये हो रहा है। लानत है ऐसे लोगों पर जो कल हम कसमें खाते थे और लोगों को समझाते थे। अब क्या समझाएंगे हम आपस में, पहले आज 17 से 22 हो गई, हम अपना झगड़ा खत्म नहीं कर पाए, हम आपस में यही नहीं सत्य कर पाए, यही सवाल नहीं कर पाए जवाब की सच क्या है गलत क्या है। लड़ किसके लिए रहे हैं हम ये भाई विजेंद्र जी से भी कई बार सवाल करते हैं हम किसके लिए लड़ रहे हैं। उन लोगों से सवाल करते हैं जो तमाम सोशल मीडिया पर एक्टिव है कि आखिर हमें ये सवाल का जवाब दें कि वो लड़ किसके लिए रहे हैं। जब शाही परिवार गलत है, मैनेजमेंट गलत है, 45 मेंबर गलत है, संगत गलत है, पिताजी के वचन गलत है, तो लड़ किसके लिए रहे हैं, इसका कोई जवाब मैं चाहूंगा भाई विजेंद्र जी दें अभी ऑनलाइन। इसे बोलते हैं पत्रकार की पत्रकारिता साहब। हुकमचंद जी धन सतगुरु तेरा आश्रम। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि अगर हम दरबार के बारे में बात कर रहे हैं तो आंदोलन कब करने जा रहे हो भाई जी, जब आप कह दोगे तब आपके पीछे से चल देंगे गुरविंदर भाई। और सुना है हमने कि भाई एक कोई संतों का समूह है, महात्माओं का, जो जन अधिकार मोर्चा के बैनर तले, भाई पत्रकार साहब को थोड़ा ज्यादा पता है कि उनके टच में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी परसों, अभी कॉन्फ्रेंस हुई है शायद उनकी, कुछ मुझे पता भी नहीं है अभी ऑनलाइन। रमी जी यहाँ तो बता दो कि मेरे को वोट कौन दे रहा है, किस चीज का सबूत दे रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं राजन शाह जी। आंदोलन कब करने जा रहे हैं भाई जब कह दोगे तब आपके साथ चल देंगे। और रही बात आपके सवाल की, तो बहुत सारी बातें ऐसी है जिससे मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता आपके साथ, मजबूरी है मेरी।
क्या कह रहे हैं भाई, आप जसमीत भाई जी से एक बार बुलवा दो कि गुरु जी निर्दोष हैं। सच कह रही हूँ गुरु जी, एक मंत्र में बार होंगे। उन्होंने कब कहा कि पिताजी दोषी हैं? क्या बेतुका सवाल लिख रहे हैं बहन आप, कि इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई जसमीत कह रहे हैं कि पिताजी दोषी हैं? कमाल करते हैं आपने तो। अरे उन्होंने तो कैसे कैसे वक्त बिताया, ये आप और मैं क्या चर्चा कर सकते हैं इस बारे में। वह असंभव प्रयास किया जाएगा जो मेरे सदगुरु को लाने के लिए हक में होगा। बिल्कुल। देखिए दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम अक्सर कहा करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, और ये सवाल भी बहुत सारे लोगों का, मैं दोबारा से स्पष्टीकरण नहीं जवाब दे रहा हूँ, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक वकील साहब आए थे, क्या नाम है, गौतम जी आए थे, जीके गौतम जी, उन्होंने कहा था हम 1 हफ्ते में जवाब देंगे, ऐसे करके यूं ताली चुटकी बजा करके ऐसे ऐसे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं अमीचंद जी, रघुवीर जी और हमारे वकील साहब, भाई अगर माता जी मिलने आते हैं तो उनकी वीडियो क्यों नहीं बनवा देते? कमाल कर रहे हो। क्या समझते हो आप शाही परिवार को यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या समझते हैं आप। और मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग, जैसे मैं कोशिश करता हूं, मेरी अक्सर मुलाकात हो जाती है परिवार से, मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, माता जी के दर्शन कर लेने चाहिए, मैं चला जाता हूं, कोशिश करता हूं 1 बार जाऊंगा, 2 बार लौटूंगा, खाली 3 बार लौटूंगा, आप जाएं तो सही। लेकिन अभी बात उस वाले सवाल ये है, पत्रकार भाई कह रहे हैं कि आपके साथ बैठे हैं जो आंदोलन के बारे में। आंदोलन तो कर रहे हैं साहब, वही तो बता रहे हैं कि एक जन अधिकार मोर्चा है कोई, जो साधु संतों का है, जो पीले कपड़े पहनते हैं, लाल से कपड़े पहनते हैं, गेरवा वस्त्र कह लो, भगवा वस्त्र कह लो, पहनते हैं। वो इस बात का की आवाज उठा रहे हैं कि यार जब इतनी बड़ी पावरफुल हस्ती को जब सरकार ने ठिकाने लगा दिया, उनकी एक शायद ये पीड़ा है, तो हम कब ठिकाने लगा देंगे पता ही नहीं लगेगा। हमारे पीछे तो किसी के पीछे 10 है, किसी के पीछे 100 है। तो अगर ऐसे चाहे भले ही डर के माहौल में एक कम्युनिटी अगर पिताजी के पक्ष में अगर आ रही, तो बुरा क्या है इसमें? आए वो आगे, हमारा साथ नहीं मांग रहे हो। उन्होंने नहीं कहा कि विजेंद्र तुम मेरे हक में बात करने, तो अभी गुरविंदर भाई ने पूछा, इन्होंने कहा थोड़ा सा आंदोलन के बारे में कि कोई तो है, शायद कोई कर रहा है कुछ, वो अपने दम पर वो अपने स्तर पे, या उनके पास जो भी जानकारियां हैं कि भाई डेरा सच्चा सौदा बहुत अच्छी मानवता भलाई की काम करती रही है, बहुत सारी कुछ। मुझे आज भी बातों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 96 में एक बार पिताजी मध्य प्रदेश में कहीं सत्संग कर रहे थे, शायद किसी को याद हो ये बात। एक पीले वस्त्रों वाला बाबा जी अंदर बैठ के सत्संग सुना उसने, और वो बाहर आया, और नाम जब दिया गया उसके बाद वो बाहर आके चल रहा है, बाबा जेल जाएगा और बहुत जल्दी जेल जाएगा बाबा जी। तो सेवा समिति वालों को गुस्सा आया, उन्होंने पकड़ लिया उसको, कहा कि भाई ऐसे क्यों बोल रहा है? कहना क्या बोल रहा हूं, जब ये इतना सच और खुले तौर पर सच बोलेंगे तो छोड़ेगा कौन? सरेआम वैश्यावृत्ति रोकने की बात करते हैं पिताजी, सरेआम नशों से दूर करते, तो भैया ये दुनिया इससे चल रही है, इन्हीं ऐबों के सहारे दुनिया चल रही है। तो सरकार जब एक धड़ा तैयार हो रहा है जो पिताजी के हक की बात रख रहा है दुनिया के सामने, उन्होंने समर्थन नहीं मांगा कि भाई डेरे वालों आ जाओ हमारे पीछे खड़े जाना, बहुत भीड़ हो जाएगी। कल प्रमोद जी ने लिखा था कि क्या कहना है, हमने कहा जी जहां उनका पसीना बहे साहब, हम अपना खून बहाने को तैयार है। हमें आगू चलने की जरूरत है, हम पीछे सबसे जो पीछे वाला सेवादार होगा वो बन जाएंगे साहब, हमें जरूरत नहीं आगे जाने की। लेकिन हाँ, कम से कम लगे से तुम पिताजी के बारे में कर रहे हो, तो हम हमारा सहयोग है साहब। दूसरा, जिस बात को लेकर भी बात शुरू की थी मैंने, लिख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि तो राजनीतिक विंग सरकारों को वोट क्यों डलवा रही है। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास कोई एटम ब्लॉक से या मैनेजमेंट की तरफ से या राजनीतिक विंग की तरफ से किसी ने कहा कि आप रामलाल को वोट डाल दो? नहीं। लेकिन आप लोग वैसे ही हवा बनाए जा रहे हैं कि चाहे संगत में इस बार ये फैसला, जैसे अभी मैंने पढ़ा शायद कहीं, राधा स्वामी वालों ने कहा कि हमारा समर्थन किसी को नहीं, सभी अपने विवेक से वोट डालें, ऐसा शायद महात्मा जी ने कहा है। मैंने अखबार की कहीं से कटिंग पढ़ी थी छोटी सी, चाहे वो पुरानी हो चाहे अब की हो, मुझे नहीं पता है। बजरंग जी, अगर डेरा पिताजी को लाने की बात नहीं कर रहा होता या उनकी मंशा नहीं होती, अगर उनकी मंशा नहीं होती पिताजी को लाने की, तो वो
आप और मैं बस सिर्फ हाय तौबा कर रहे होते, 30 दिन के बाद या 2 महीने के बाद या 60 दिन या 90 दिन के बाद अपील नहीं लगाई जाती पिताजी को लाने के लिए। अपील की जरूरत ही नहीं पड़ती साहब, फिर तो गए छुट्टी। आप और हम कुछ नहीं करते, सिर्फ हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे होते बैठ के, इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, इसी उधेड़पुन में लगे होते, सब खत्म। लेकिन जो लोग इस बात को जानते हैं कि डेरा स्टेबल हो रहा है, डेरा एकजुट हो रहा है, और जो एकजुट होते हैं ना साहब, ताकत उनकी होती है। जो भेड़ बकरी की तरह इधर उधर भाग रहे होते हैं उनका कुछ नहीं होता। भाई अब तो हमारे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया जी। कोई बात नहीं, आप कैंप लगाओ सरकार, हम आपके साथ हैं। देखो मैं हंसा नहीं, बहुत सीरियस हो गया, कम चुंझी में नहीं आई है, पर इन्होंने हंसी दिलवा दी। हम आपके साथ है सरकार। कहाँ है बीजेपी को हमारे यहाँ? कब कह दिया आपके यहाँ बीजेपी को वोट देना? अभी तो वोट डल ही नहीं रही। आपके यहाँ कब कल वोट डल रही है बलराज जी? जी सर, कहा है व्यास वालों ने किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं, अपनी मर्जी से वोट डाले। जी मैंने पढ़ा है। अभी देखिए कहीं वोटिंग की बात नहीं चल रही है, शायद अभी पर्चे भी नहीं भरे गए हैं बहुत सारी जगह, और ये महाशय कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो कह दिया बीजेपी को वोट डालो। ऐसा नहीं है, मैं इस बात को नहीं मान सकता और कतई नहीं मान सकता इस बात को, जो है ही नहीं। क्योंकि तजुर्बा हो गया साहब, डेरे सच्चे सौदे में अगर हैं इतने दिन से हम, तो इतना तजुर्बा हो गया साहब कि भाई कब कौन सी बात कही जा सकती है या कौन सी बात नहीं कही जा सकती है या नहीं कही गई होगी, इतना तो तजुर्बा है। ज्यादा नहीं है लेकिन इतना थोड़ा सा तजुर्बा तो है। तो मेरा सासंगत जी आपसे किसी के बहकावे मत आओ, कहीं से कोई आदेश संदेश कुछ नहीं है। अभी बताओ 20 तारीख को तो वोट पड़ेंगी साहब पंजाब में, 6 दिन बढ़ा दी गई है वोटिंग, 6-7 दिन। पहले 14 फरवरी को होनी थी वोटिंग, अब 20 फरवरी को हो गई। अगर आप ये कहो कि भाई 19 तारीख को जब 20 को वोट पड़ेंगे, अरे आज की बात करो बलराज जी, छोड़ दो उस बात को। अभी हम बात नोटा का बटन अब दबवा रहे, 2019 में दबवाया आपने। नोटा का चर्चा कब कर रहे हैं हम लोग? 2020 में कर रहे हैं, 22 में कर रहे हैं, 2019 में किया था। 3 साल पुरानी बात। आप कहो तो 3 साल पुरानी बात सही है, हम कहें तो आज वाली भी गलत है हमारी। तो देवताओं हाथ जुड़वाओ, चीजों को समझो, अपना रायता खुद मत फैलाओ साहब। देखो रेणु बहन ने लिख रहा नहीं नोटा, ऐसे आप 2019 की बात कर रहे हैं क्योंकि अतीत है सब कुछ सबके पास। आज वर्तमान की बात करो। क्या आज चुनाव है पंजाब में, 2022 में फरवरी में चुनाव है, शायद 20 तारीख को वोट डलेंगी। अगर 19 तारीख को कहे कोई कि मुझे तो बीजेपी का है, तो मैं सारी बात बिल्कुल मानूंगा कि आपको कहा है किसी ने, मैं यहीं बैठ के खंडन करूंगा, बीजेपी को वोट मत देना। आज भी कह रहा हूं और अगली बार भी दोहराऊंगा इस बात को। और बलराज जी अगर आपको याद हो ना, जिस दिन की वोट है उस दिन की सच का राह का प्रोग्राम देखना। मैंने सुबह भी 9 बजे प्रोग्राम करा है और कहा सबको कि बीजेपी को वोट मत देना। विनोद डॉक्टर साहब धन सतगुरु तेरा सर। मसले आज के हैं, चर्चा हम 2019 की कर रहे हैं, 2018 की कर रहे हैं, तो वो कोई मायने नहीं रखती बात। आज की स्थिति क्या है, आज की स्थिति पर बात करें हम लोग। ये पिताजी के वचन थोड़े कि बीजेपी को वोट डाल दो। पिताजी ने तो कहीं नहीं कभी वोट डालने के लिए किसी को। पिताजी ने तो हमेशा ये कहा कि भाई नोट और वोटों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक विंग है, हम नहीं चाहते थे कि बने, लेकिन फिर भी अगर सेवादारों ने मिलकर बना लिया। उन्होंने कहा कि पिताजी हमें तो दुनियादारी में रहना होता है, बहुत सारे काम है, परमिशन होती है, बहुत सारा कुछ करना होता है, तो उसके लिए बनाइए। तो पिताजी ने यस क्या तभी तो बनी होगी, भोले आदमी हो समझो। बिल्कुल कति पावड़ा हूं जी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप, बहुत सारी चीजें हैं साहब, मैं तो क्या कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोग, जो लोग चाहते हैं कि पिताजी ना आए, वो इस बात को खुले तौर पे कह सकते हैं। लेकिन आप लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं चीजों को, कैसे सुनकर समझ रहे हैं, आई कांट अंडरस्टैंड। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि एकजुट रहो। आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पिताजी ने हमेशा हमें एक बनने की शिक्षा दी है, और शिक्षा की दी साहब, गले में भी एक ही परा दिया कि एक रहना। लोग तुम्हें कई बार दोफाड़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक रहना, ये एक ही है, शायद ये 4 है। कवर अप अभी नहीं कर रहा साहब, उड़ा दूंगा सारे गद्दारों को, समय आने दो। तो आईटी विंग क्यों नहीं लाइव आती? लाइव हूं ना, मैं भी तो आईटी विंग का ही सेवादार हूं। जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल कर रहा है, वो सब आईटी के ही है। आप भी आईटी के सेवादार हो साहब।
तो बिंग अगर बिंगा हो गया तो बदलने का काम बेपरवाही जी का है, वो भी आपको सौंप दिया उन्होंने कि अब तुम ही करना, मैं तो चला। ऐसा ना करो मालिक के पैरों, क्योंकि अगर राजनीति बिंगा भी हुआ ना तो पिताजी के सामने हुआ। और बजरंग जी जाए जिएंगे मरेंगे फॉर बीजेपी, क्या बात है साहब। डॉक्टर साहब कमाल करते हैं आप। तो चलिए, काफी देर से आप लोग सभी जुड़े हुए हैं। 2 चिट्ठियों पे चर्चा आज की है हमने। मुझे नहीं लगा कि 2 चिट्ठियों, पहली 2 चिट्ठियों में कहीं भी किसी साजिश की बू आती होगी। पूज्य हजूर पिताजी कहीं कोई साजिश कर रहे हैं कि उस इन कोडेड वर्ड्स में बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, शायद कुछ हो जाए। पिताजी की तरफ से कहीं कोई इस तरह का हमें पहली 2 चिट्ठियों में कहीं कोई जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि चिट्ठियों से साजिश हो रही है बड़ी बड़ी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि मालिक के बारे में प्लीज, अभी हम अगले 3 दिन, कल का और परसों का दिन, 2 दिन और चिट्ठियों पर चर्चा रहेगी। 2 चिट्ठी पढ़ के सुना दिया आपको आज। जो साथी सेवादार बाद में जुड़े हैं वो इस प्रोग्राम को बाद में शेयर कर लेना। अब करना चाहो आप शेयर कर लो, वो आपकी मर्जी है। और पिताजी के वचन नहीं है नोटा, इसे बोलते हैं एक, मैं क्या कहूंगा। विंग वाले बोल रहे हैं जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे। भाई जी मैं इनकी दिलों में जाके मिल चुका हूँ। पंजाबी में कुछ लिखा है तो आपने लिखा है कि मैं दिल्ली में जाके मिल चुका हूँ। चिट्ठी फेक है 100%। जी बिल्कुल, आपका सर्टिफिकेट की जरूरत थी, आपने सर्टिफिकेट दे दिया, हमने मान ली साहब आपकी बात। लेकिन मुझे उस सतगुरु की जननी ने, जिसे हम माता आश कौर जी, नसीब कौर जी के नाम से हम जानते हैं, आदरणीय माता जी ने इस बात की कंफर्मेशन दी है कि चिट्ठी पूज्य हजूर पिताजी भेजते हैं, संगत के नाम संदेश होता है। तो मुझे आपके सर्टिफिकेट की कतई जरूरत नहीं है साहब। आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखें। बहुत बहुत आभार आप सबका जुड़ने के लिए। और अगर मेरी बात वाकई बुरी लग रही होगी, क्योंकि सच थोड़ा कड़वा हो, बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर बुरा नहीं लगेगा ना तो सच कहने का फायदा नहीं है कुछ। वीरपाल जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। नाजर सिंह जी बाबू जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। नाजर बाबू जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पंजाबी में लिखते साहब, हिंदी में अंग्रेजी में लिखो समझ लूंगा, पंजाबी मत लिखो। हमारे गुरु चाहिए चिट्ठी में। हाँ गुरु जी है ना साहब, गुरु जी कहाँ है? पाकिस्तान में थोड़ी है गुरु जी, हमारे पास ही है, हरियाणा में है और हम गुरु के पास हैं। और एक भजन भी है कि गुरु पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। परसों तो ब्लड कैंप की चर्चा रहेगी जी, बिल्कुल नहीं, परसों तो सुबह रहेगी चर्चा जब आपके गैर लाइव रहेंगे, बाकी तो सांझ में फिर इसी। भाई जी 2014 में एक संदीप करके थे, वो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आए, वो प्रेमियों से बोल रहे थे कि बीजेपी के लिए वोट डालना है जी। भाई मैं नहीं कह सकता इस बारे में कि वहाँ कितने प्रेमी हैं जम्मू में, मेरी जानकारी के हिसाब से क्या है पता नहीं। इनके बारे में बात करके इन्हें हाईलाइट मत किया करें, ये एक आदमी 20 साइड चल जानता हूँ साहब मैं। हाँ, चिट्ठी को फर्जी कहने वाले वही चंद गधे हैं। क्या बात है डिम्पी जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो प्रूफ करो, माता जी ने बोला, हम क्यों भरोसा मत करो? भरोसा भाई अड़ा कौन कह रहा था कि तुम भरोसा करो मेरी बात का? कति भरोसा मत करो बलराज जी, कति भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मार धरो, कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं साहब कि हम उस पर मोहर लगा के कहें जी ये सर्टिफाइड कॉपी है साहब देख लो आप। लेकिन हाँ, मैं पूज्य हजूर पिताजी को हाजिर नाजिर मान के, ये पीछे मेरे पिताजी का स्वरूप है, पूज्य हजूर पिताजी को हाजिर नाजिर मान के कह सकता हूं कि माता जी ने कहा कि चिट्ठी सही है और पिताजी भेजते हैं। प्रधान जी मैंने लाइव आने की कोई जरूरत नहीं, मेरे उधर अपना चैनल बतेरा है। और जिन्होंने ये बात, देखो एक बात तो सही है कि मेरे बोलने से तकलीफ तो है, अगर तकलीफ ना हो तो मेरी बहुत सारी पोस्टों पर लोग आकर के उल्टी ना करें, इसका मतलब परेशानियां तो हो रही हैं। सच की राह, फेथ वॉज अ वर्डिक्ट, MSG यूथ आइकॉन या और भी बहुत सारे पेजेस हैं, ये सभी वैचारिक मंच हैं। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये वैचारिक मंच हैं। किसी के विचारों से आप सहमत हैं, किसी के विचारों से मैं सहमत हूं। हम दोनों एक ही व्यक्ति के विचारों से सहमत हो जाए,
ये संभव नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति सही कह रहा हो तो आप उसे फॉलो करें, यहां आकर के अपना समय व्यर्थ ना करें। अगर लगता है कि यहां सही कहा जा रहा है तो दूसरी जगह जाकर के ना करें। और इन सब का बाप अगर आपको सुनना है, डेरा सच्चा सौदा का जो फेसबुक पेज है उस पर नाम चर्चा सुने। आपको ना मेरी जरूरत है ना किसी और की जरूरत है, लेकिन हम नहीं सुनना चाहते। सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, यह सिर्फ वैचारिक मंच है। मैं कभी दावा नहीं करता कि मेरे साथ फलाना सिंह आ जाए, मैं ये कर दूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है। जिन्हें लग रहा है गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, अब सब जानते हैं कि विजेंदर जो कह रहा है गलत कह रहा है, तो फिर सुन क्यों रहे हो? बंद करो, अपना गुरु गुरु करो यार। भाई जी, जन अधिकार मोर्चा का साथ दो। मनीराम जी, देखते हैं साहब क्या सही क्या गलत है। तेरे से तकलीफ नहीं, तू संगत को गुमराह कर रहे हो। हाँ, मैं बिल्कुल गुमराह कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं नोटा को वोट मत देना, गुमराह करना है। सवाल पूछना गलत है क्या भाई? और जवाब देने हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इतने सवाल जितने यहां पूछ रहे हो, उसके आधे भी अगर वहां पूछे होते तो नौबत ही नहीं आती कि आप कुछ सवाल पूछे। लेकिन मुझे बीजेपी के बिगड़े बोल सही हैं गलत हैं वो मसला ही नहीं है। मैंने बीजेपी के बारे में तो कहा ही नहीं। मैंने तो कहा बीजेपी को वोट मत देना। अब अपनी बात को अब तुम कैसे जस्टिफाई करोगे? मैं बीजेपी के बारे में बात कर रहा हूं, तुम्हें पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं। हमें तो अपने सदगुरु जी पर पूरा विश्वास और मरते दम तक रहेगा। अनिल इंसा और सपरिवार। बहुत बड़े अनिल भाई, रहमो करम उन पर ही बरसता है जो पिताजी को खुदा मानते हैं साहब। लेकिन कुछ ने तो बंदा मान लिया है कि जेल भेज दिया, अब तो हम ही करेंगे, उछल कूद करते रहो। प्रधान जी, पक्के नेता हो तुम। आपको जवाब नहीं, बस एक बात आती है सर्टिफिकेट। नहीं, मुझे बात भी आती है, सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। चलिए, अब विदा चाहूंगा आप लोगों से। समय लगभग 9:45 हो गए, लगभग 1 घंटा हो गया। और जो भी सेवादार प्रोग्राम देख रहे हैं, पंचकुला की संगत की चीख पुकार आज भी याद है। वो सबको याद है। आप और मैं अनोखे नहीं, जो तुम्हें और मुझे याद है, या सबको याद है वो चीख पुकार। और उन्हें बेहतर पता है जिन्होंने अपने खो दिए। किसी ने अपना यार खो दिया, किसी ने प्यार खो दिया, किसी ने अपना परिवार खो दिया। तुम्हारी बात कहने, तुम्हारे चिल्लाने से सब चीजें सही नहीं होती कि वहां की चीख पुकार सुनाई देती है। ये बताओ, जिनकी चीख पुकार सुनाई देती है उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया साहब, किसी ने किया। लेकिन हाँ, उसको भुनाना सबको आता है कि डेरा सच्चा सौदा को तबाह और नस्ते नाबूद कैसे किया जा सकता है। ये दीज आर द सॉफ्ट कॉर्नर्स, इन्हें छेड़े जाओ, सब बर्बाद हो जाएगा। जी, जिसने गंद डाला तुम उनके ऊपर गंद डालो साहब। केशवराम जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। तो चलिए, अब चलते चलते एक गीत के माध्यम से पिताजी को याद कर लेते हैं। भाई जी रमाशंकर के ग्रुप में देखें नोटा के पिताजी के, मैंने देख रखे हैं साहब, मैंने देखे हैं। भाई जी, इस पासे कोई पॉलिटिकल पासे क्या बना दिया? कोई भी कहीं नहीं है। कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा है जो उनकी दरबार बर्बाद हो जाए, दरबार कहीं का ना रहे, या दरबार को वैश्यावृत्ति का अड्डा घोषित कर दिया जाए। जो लोग कह रहे हैं डेरा सच्चा सौदा वैश्यावृत्ति का अड्डा है, वही पक्ष कर रहे हैं कि आप नोटा दबाएं। मेरा एक सीधा सा कहना है कि नोटा क्यों दबा रहे हैं साहब? आप उस वोट से उसका गला घोट दो ना जिसने आपको चोट दी है। बीजेपी ने चोट दी है, बीजेपी को निपटाओ। कांग्रेस ने चोट दी है, कांग्रेस को निपटाओ। जिस भी राजनीतिक दल ने आपको चोट दी उसे निपटाओ साहब। बहुत सीधी सी बात है, कोई गोल गोल जलेबी की तरह बात नहीं है मेरे पास, बहुत सीधी सी है। तो प्रधान जी, अगर ऐसी बात है ना, अगर हमारी बहनें दो तीन दिन अपनी इज्जतें बचाती रही या इज्जतें लुटती रही तो उसका मुकदमा डलवाओ तुम। ये झूठिया कहानी मत सुनाओ। लेकिन अगर सच है ये बात तो डालो मुकदमे साहब। जब इतने सारे पीएल करते फिर रहे हो, एक मुकदमा शासन प्रशासन पे भी डाल दो। प्रधान जी भी फैक्ट्री पे लगते हैं। भाई जी, अब आराम कर लो ताकि परसों तक समय पे पहुंच सको। नहीं, कल भी करना प्रोग्राम, परसों तो बहुत दूर है अभी दिल्ली, अभी सोनीपत बहुत दूर है साहब। आ जाएंगे, कोई बात नहीं।
वैचारिक मंच है, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। कुछ लोग नींद में, कुछ नींद में ही झटके ले लें। तो चलिए, एक बहुत खूबसूरत सा गीत है, पिताजी को याद कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि बेपरवाह जी शायद सुन ले। मैं नालायक हूं, मेरी नहीं सुनते, आपकी सुनेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। बरसे गगन मेरे तरसे नयन, देखो तरसे है मन, अब तो आजा। जालिम दुनिया सता रही है, अब तो तू मुखड़ा दिखा जा। हमसे हुई क्या खता ये बता, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये उम्र ना जाए बीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, आज 2 चिट्ठियों पर चर्चा की हमने कि हमें कहीं से उसमें बू नहीं आती इस बात की कि चिट्ठियों में कोडेड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है कि दंगे भड़काए जाएंगे। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, इसलिए चिट्ठियों पर पुनर्चर्चा जारी है और ये चर्चा अगले 3 दिन रहने वाली है। जिन लोगों को इस बात का संदेह है कि चिट्ठियां साथ संगत को मजबूत कर रही हैं, साथ संगत को हौसला दे रही हैं, साथ संगत में जागरूकता ला रही हैं सेवा सिमरन परित परमार्थ के लिए, वो लोग बेचैन हैं, वो चिट्ठी का विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि इस बार साथ संगत सोटा लेके चीजों को बदलने वाली है, तो उनको नोटा याद आ रहा है। तो मैं तो एक बात कहूंगा, नोटा किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान समस्या का ये है कि एक राजनीतिक दल ने हम सबको चोट पहुंचाई है, उसे हम ठिकाने लगाएं। और ठिकाने लगाने का तरीका साहब, आपकी वोट ईमानदारी से वोट करें और जरूर करें, आपका संवैधानिक अधिकार है। तो चलिए, मेरी बातों से अगर बहुत सारे सेवादारों को परेशानी हुई हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अपनी मनसा बहुत सीधी सी कि आप सबको बहुत सारी चीजों से अवगत करा देना जो मैनिपुलेट की जा रही है डेरा सच्चा सौदा को लेकर के चीजें, कि वैश्यावृत्ति का अड्डा है, गुनहगारों का अड्डा है, सारे गुंडे वहीं बसते हैं। तो अगर वहीं गुंडे थे तो आप और मैं क्या है? हम भी तो उन्हीं में से एक हैं। अगर वहां वैश्यावृत्ति होती तो मेरी माँ और मेरी बहन भी जाती थी, आप भी वहां जाते रहे, आपकी माता बहन भी जाती रही, तो वो क्या है? ये 2 सवाल छोड़ करके आपके बीच में जा रहा हूं। कल मिलेंगे शाम को ठीक 8:30 बजे, अगली 2 चिट्ठियों पर चर्चा करेंगे, फिर अगली 3 चिट्ठियां, 7 चिट्ठियां टोटल हैं हमारे पास, जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ खोजने की, शायद कहीं हमें भी कुछ मिल जाए कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसे करके एसीपी बोलता है ना, वो कौन सा नाटक, सीआईडी। तो हम भी देखेंगे, चलिए करते हैं, कुछ मिले। लेकिन मैं जानता हूं कि उसमें सिर्फ बेपरवाह जी का प्यार, बेपरवाह जी का दुलार जो छुपा हुआ है चिट्ठी में बहुत सारा, वही हम सबके लिए है, जो बेपरवाह जी वचन अनुसार हम सबको भेजते हैं। अगर मेरी कही गई किसी बात से भी, किसी भी मालिक के, आपका टाइम, मेरा टाइम साहब जी
बड़ा गड़बड़ टाइम है। 8:30 बजे लिखता हूँ, कभी 9 बजे, कभी चरणजीत बाबू जी धन धन सतगुरु तेरा ऐसा, टालिया साहब बहुत बहुत स्वागत, धन धन सतगुरु तेरा ऐसा। टाइम 8:30 बजे का है। मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल एक्टिव भी हूँ और सेवादार भी हूँ। मौका कहीं भी मिलता है जाने का चला जाता हूँ, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो जाता हूँ। तो लेकिन समय ठीक 8:30 बजे का है। रमेश मराठा जी लिख रहे हैं, पिताजी कुछ चला गया मैसेज ऊपर। तो जो भी सगुन बरनाला जी धन धन सतगुरु तेरा आश्रम, और हमारे छुपे रुस्तम सेतिया साहब धन धन सतगुरु तेरा आश्रम साहब, और खंगुरा साहब जी धन धन सतगुरु तेरा आश्रम, माया जी धन धन सतगुरु तेरा आश्रम, डॉक्टर साहब धन धन सतगुरु तेरा आश्रम, अमीचंद जी धन धन सतगुरु तेरा आश्रम, कमलेश वालिया जी धन धन सतगुरु तेरा आश्रम, केशोराम जी धन धन सतगुरु तेरा आश्रम, और तमाम मालिक के प्यारे जो अब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो बाद में रिपीट टेलीकास्ट फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे, उनको सभी को नाराज जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। बलराज जी कह रहे हैं, पिताजी से ज्यादा शाने हो ओनली नोटा। नहीं, हम शाने थोड़े साहब, हम तो उसकी परछाई है साहब, उसकी छाया है, छाया है साहब, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। आप दौड़े आगे आगे। भाई जी जम्मू कश्मीर कब आ रहे हो जी? जम्मू देखते हैं, जब विधायक जी कह देंगे चलो कहीं घुमा के ला रहे हैं तो साहब चल देंगे। हम गरीब लोग हैं, कहाँ जा सकते हैं साहब। तो चलिए मिलते हैं मालिक के प्यारों जल्दी, कल शाम को 8:30 बजे। और मिलने का प्रोग्राम यही है साहब, सच की राह पे मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय साहब जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और एक बात चलते चलते कि अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कोरोना छुट्टी पे नहीं गया साहब, दोबारा से एक्टिव है ओमिक्रॉन के नाम से। अपना और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। कोई भी सिम्टम लगता है तुरंत जांच कराएं, जांच के साथ तुरंत ही इलाज जारी करें। और बेपरवाही के रहमो करम से बहुत जल्दी इस बीमारी पर काबू पा लें। ये अरदास है पिताजी से कि पिताजी जल्दी से जल्दी इस बीमारी को निपटा दो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कुछ कहना चाहेंगे जब देते हैं? बस ये कह रहे हैं जी लॉकडाउन लग जाएगा, 10 बजे पिटवाओगे मुझे, तो 10 बजे के बाद आई कार्ड भी नहीं चलता है। दिल्ली में सख्त नियम है, सख्त नियम है दिल्ली में वाकई। और यहाँ पे जो पुलिस बैरिकेटिंग से बहुत मजबूत है। तो अब विदा चाहूंगा आपसे, मिलते हैं कल। मिलने का समय ये रहेगा 8:30 बजे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।